नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आशीष कुमार आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत करता हूं। आज देखिए, आज आपका जो है ये क्लास नंबर 6 है, जीके जीएस पूरा जो है कि निचोड़ का। ये आप में आज इसके जो टॉप 10 जो है आपको सवाल दिए गए हैं भूगोल के, वो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। उसके एक्सप्लेनेशन में आपके जो है एग्जाम में और सारे सवाल आने की संभावना रहेगी, तो पूरा का पूरा नोट करिएगा। हालांकि इसका टेस्ट जो है ऑफलाइन में हो चुका है, तो आप लोगों के लिए भी है जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा समझाने के साथ, उसको हम यहाँ पे नोट कराएंगे, आप भी नोट करिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हुए पहला सवाल क्या, देखिए कौन सी हवा सहारा मरुस्थल में चलती है। तो देखिए कौन सी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल में कौन सी जो हवा है वो सहारा मरुस्थल में चलती है। आपके ऑप्शन हैं काल बैसाखी, सिरोको, खमसिन और कौन सा है, यामो। देखिए जो अगर हम बात करें काल बैसाखी, ये कहाँ चलता है, तो ये चलता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ चलता है भैया, पश्चिम बंगाल में, या बंगाल वाले इलाकों में कह सकते हैं। तो पश्चिम बंगाल में चलने वाली हवा को हम क्या बोलते हैं, गर्म हवा को क्या बोलते हैं, काल बैसाखी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, काल बैसाखी बोलते हैं। सिरोको की बात करें तो सिरोको जो है आपकी याद रखिएगा, सिरोको जो है सहारा मरुस्थल में चलने वाली जो गर्म हवा है उसे क्या बोलते हैं, सिरोको बोलते हैं। लिख लीजिएगा, ये कहाँ पे चलती है, सहारा मरुस्थल में चलती है। कहाँ चलती है भैया, सहारा मरुस्थल में चलती है। ये हवा कहाँ चलती है आपकी, सहारा मरुस्थल में चलती है। खमसिन की बात करें तो मिस्र में चलने वाली जो गर्म हवा है, मिस्र में चलने वाली मिस्र की जो हवा है उसे, मिस्र की जो गर्म हवा उसे क्या बोला जाता है, खमसिन। यामो की बात करें तो जापान में चलने वाली गर्म हवा को क्या बोलते हैं, यामो बोलते हैं। जापान की राजधानी की बात करो तो क्या है भैया, टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है, टोक्यो। कौन से द्वीप पे है ये, तो याद रखिएगा होन्शु द्वीप पे है। कौन से द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे है। याद रखिएगा कौन से द्वीप पे है, होन्शु द्वीप पे है। और कौन सी नदी के किनारे है, अराकाव नदी। कौन सी नदी के किनारे है, अराकाव नदी। याद रखिएगा अराकाव नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है, अराकाव नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है फेमस, टोक्यो। याद रखिएगा। इसके अलावा मिस्र की बात करें तो मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी आपको पता है भैया क्या है, काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है, काहिरा। और याद रखिएगा काहिरा में ही किसका हेडक्वार्टर है, तो याद रखिएगा अरब लीग। जो अरब लीग है, अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो अरब लीग का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, तो अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे, काहिरा में है। इसके बाद याद रखिएगा जो अरब लीग है इसकी जो स्थापना होती है, ये स्थापना इसकी कब होती है, लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना होती है 1945 में। इसकी स्थापना कब होती है, 1945 में होती है, काहिरा में। इसके अलावा मिस्र के ही राष्ट्रपति का नाम क्या था, अब्देल फतेह अल सीसी, जो कब आए थे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के समारोह पे आए हुए थे। ठीक है, चलिए अगर बात करते, देखिए यहाँ सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, देखो भैया सहारा मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सहारा मरुस्थल की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा भी है, तो सहारा मरुस्थल। याद रखिएगा यहाँ पे एक फेमस जनजाति पाई जाती है, उस जनजाति का नाम याद रखिएगा। तो इस जनजाति का नाम याद रखिएगा, इस जनजाति का नाम क्या है, बद्दू जनजाति। कौन सी जनजाति है, बद्दू जनजाति। याद रखिएगा बद्दू जनजाति कौन से मरुस्थल में पाई जाती है, सहारा मरुस्थल। कौन सी मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल के किनारे पर पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या बोला जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। सहारा मरुस्थल के किनारों पर, यानी जहाँ पे सहारा मरुस्थल का एंडिंग होता है, वहाँ के किनारे पर जो घास के मैदान होते हैं उसे क्या बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल। अगर हम कहें सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, सबसे रेतीला मरुस्थल, सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है। इसके अलावा आपसे कहेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व का मरुस्थल, घनत्व वाला मरुस्थल। तो याद रखिएगा सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा भैया, कौन सा है, अल नैफूद। कौन सा मरुस्थल, सॉरी माफ कीजिएगा, रब अल खाली। कौन सा मरुस्थल है, रब अल खाली मरुस्थल। कौन सा है, रब अल खाली। कौन सा मरुस्थल है, रब अल खाली। सबसे रेतीला मरुस्थल कौन सा है, रब अल खाली मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा भैया, थार का मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है, थार का मरुस्थल। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। और इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार भारत है, भारत के साथ में इसका विस्तार और कहाँ पे भैया, पाकिस्तान में। कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का जो इलाका है उसको बोलते हैं चौलिस्तान। क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में जो थार का मरुस्थल से क्या बोलते हैं, चौलिस्तान बोलते हैं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं इसको, चौलिस्तान बोला जाता है। याद रखेंगे
पाकिस्तान में सहारा मरुस्थल के हिस्से को क्या बोलते हैं, चौलिस्तान बोलते हैं, ठीक है। और थार के मरुस्थल की बात करें, यहाँ की जो प्रमुख नदी है, कौन सी नदी है भैया, तो लूनी नदी। कौन सी नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ प्रभावित होती है, तो थार के मरुस्थल में। इसके अलावा याद रखिएगा, थार के मरुस्थल में भारत का जो हिस्सा है, भारत में जो हिस्सा है थार के मरुस्थल का, उसमें कौन सी नहर के द्वारा सिंचाई होती है, याद रखिएगा, इंदिरा नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा नहर भी है, ठीक है। कौन सी नहर है, इंदिरा नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो आपका सहारा मरुस्थल में जो चलती है हवा, क्या नाम है भैया उसका, तो उसका नाम क्या है, सिरोको। क्या नाम है उसका, सिरोको। इसके अलावा अगर आप बात करें, आपका जो उत्तर भारत का इलाका है, उत्तर भारत में चलने वाली हवा को हम क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, लू। जिसको हम लोग आम भाषा में गांव में क्या बोलते हैं, लूक चल रही है। क्या चल रही है, लूक चल रही है, उसी को क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हालांकि आपको पीडीएफ मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन करेंगे, आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्या है भैया, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60 है। ये आपके ऑप्शन है, समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी पवने, और क्या है भैया, प्रशांत महासागर की जलधारा। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया भैया, ये हो गया आपका ग्लोब हो गया। क्या हो गया, ग्लोब हो गया, आपका पृथ्वी हो गई। ये बीच से कौन सी रेखा जाती है, 0 डिग्री अक्षांश। कितने डिग्री है भैया, 0 डिग्री अक्षांश है। कितना डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 डिग्री अक्षांश पे कैसा प्रेशर पाया जाता है भैया, लो प्रेशर। कैसा प्रेशर बेल्ट पाया जाता है, लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। इसके बाद हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाता है। इसके जस्ट बाद क्या है भैया, लो प्रेशर बेल्ट है। फिर क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है। फिर इसके जस्ट बाद यहाँ पे ध्रुवों पे क्या था, ध्रुवों पे क्या होता है भैया, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर बेल्ट होता है। फिर यहाँ ऊपर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा। इसके ऊपर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा। और ये ध्रुवों पे फिर क्या पाया जाएगा भैया, हाई प्रेशर बेल्ट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, इसमें पूछा क्या है, दक्षिणी गोलार्ध की, इसमें क्या है, समुद्री तूफान, दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवने, उत्तरी गोलार्ध की पश्चिमी पवने और प्रशांत। देखिए जो यहाँ पे जो हवा चलती है इसको बोलते हैं पूर्वा पवन। क्या बोलते हैं इसको, पूर्वा पवन बोलते हैं। और यहाँ पे जो चलती है उसे भी क्या बोलते हैं, पूर्वा पवन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पूर्वा। ये यहाँ दोनों किनारे की हवाएं उसे क्या बोलते हैं, पूर्वा पवने बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसे क्या बोलते हैं, यहाँ की अछुआ को पछुआ पवने। क्या बोलते हैं, पछुआ पवने। क्या बोलते हैं, पछुआ या पश्चिम बोलते हैं। तो पछुआ पवने हो गई। और ये जो बीच का इलाका है यहाँ पे चलती हैं व्यापारिक पवने। कौन सी पवने चलती हैं, व्यापारिक पवने। कौन सी भैया, व्यापारिक पवने। ये कौन सी है, व्यापारिक। यहाँ पे भी कौन सी चलेगी, व्यापारिक पवने चलेगी, ठीक है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, पश्चिमा पवन और पूर्वा पवन। ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन, पश्चिमा पवन और कौन सी होगी, पूर्वा पवन होगी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक चीज समझिएगा, जो उत्तरी गोलार्ध है भैया, जो ये देखिए इस रेखा को हम थोड़ा अलग से डिनोट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, इसके ऊपर का जो हिस्सा है उसे हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। आपको पता होगा, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। तो बताओ भैया, जो उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पे जो जमीन है यानी स्थल की जो मात्रा है वह ज्यादा है। स्थल की जो मात्रा है वह क्या है, ज्यादा है। तो स्थल की मात्रा ज्यादा है, तो जब पवनें चलेंगी तो उसकी गति को वह क्या करती, क्योंकि जहां पे स्थल होगा वहां पे बिल्डिंग्स वगैरह होंगी, वहां पे ऊंचे ऊंचे ज्यादा पहाड़ पर्वत होंगे। जो पवनें चलेंगी उसके रास्ते में क्या करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। तो इधर में जो पवनें चलती हैं उनकी स्पीड थोड़ा क्या होती है, स्लो होती है। और इधर की जो पवनें होती है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जल की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं जलीय गोलार्ध। क्या बोलते हैं इसको, जलीय गोलार्ध भी इसको बोला जाता है, जलीय गोलार्ध। और इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। स्थलीय गोलार्ध बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्थल की मात्रा ज्यादा है तो स्थलीय गोलार्ध बोलते हैं, जल की मात्रा ज्यादा तो क्या बोलते हैं, जलीय गोलार्ध बोलते हैं। तो बताओ भैया, स्थल में होगा तो बिल्डिंग वगैरह होगा, पहाड़ वगैरह होंगे, तो क्या करेगा, पवन को रोकेगा, यानी उसकी जो स्पीड होगी वह क्या होगी, स्लो होगी। लेकिन इधर की जो पवनें हैं उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि जल है, जल तो अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। समुद्र के ऊपर से जब हवाएं गुजरती हैं तो बहुत तेज से गुजरती हैं, तो इसका मतलब यहाँ की जो पवनें होंगी वो उनकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। उनकी स्पीड क्या होगी, ये ज्यादा होगी। तो देखिए यहाँ पे ये 0 डिग्री को डिनोट करता है, यहाँ पे कितना डिग्री को डिनोट करता है, 0 डिग्री है। यहाँ पे ये कितना डिग्री होता है भैया, ये 30 से 35 डिग्री, 30 से 35 डिग्री के आसपास होता है। ये 60 से 65 के आसपास होता है। ये कितना होता है, ये 60 से 65 होता है। ये 30 से कितना होता है भैया, 35 होता है, ठीक है। 30 से कितना होता है, 35 होता है। देखिए यहाँ पे जो पवनें चलती हैं, इसके बीच में जो पवनें चलती हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए दूसरा मार्क कर देते हैं पहले को। यहाँ पे जो पवनें चलती है ज्यादातर, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे
जल की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे इस वाले इलाकों में जल की मात्रा क्या है भैया, इस वाले इलाके में जल की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो इस वाले इलाके में अगर जल की मात्रा ज्यादा होगी, समझिएगा, अगर इस इलाके में जल की मात्रा ज्यादा होगी तो यानी पवनें क्या चलेंगी, बहुत तेज, पवनें क्या होंगी, बहुत तेज चलेंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे 40 डिग्री होगा, 40 डिग्री, 50 डिग्री और क्या होगा भैया 60 डिग्री होगा। तो जो 40 डिग्री की हवाएं होती हैं उससे 40 डिग्री वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, 40 डिग्री की हवाओं को, यानी देखिए 40 डिग्री हुआ कौन से गोलार्ध में भैया, 40 डिग्री हवा है कौन से गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी पवन है, पछुआ पवन, दक्षिणी गोलार्ध की पछुआ पवन जो 40 डिग्री पे चलती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं भैया, 40 डिग्री वाली हवाओं को क्या बोलते हैं, गरजता चालीसा। क्या बोलते हैं इसको, गरजता चालीसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, गरजता चालीसा बोला जाता है। और जो 50 डिग्री पे चलती हैं भैया उसे 50 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, तो 50 डिग्री वाले को क्या बोलेंगे, प्रचंड पचासा। क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रचंड पचासा बोलते हैं। समझ में आया, प्रचंड पचासा बोलते हैं। और 60 डिग्री पे चलने वाली हवाओं को क्या बोलेंगे भैया, चीखता साठा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, चीखता साठा बोलते हैं। याद देखिएगा, चीखता साठा, क्योंकि इतनी भयंकर होती हैं ये हवाएं, जब चलती हैं तो बहुत ज्यादा, मतलब चलने का मतलब क्या, गरजती हैं और क्या होती है, बहुत प्रचंड तेजी से चलती हैं। और क्या भी एकदम सर सर मतलब साए साए की हवा, यानी कहते हैं कि चीख रहा है कोई। तो इतनी तेज ये हवाएं चलती हैं, इतनी तेज ये हवाएं चलती हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, क्योंकि देखिए सेम कंडीशन तो ऊपर होगी लेकिन स्थल की मात्रा ज्यादा होगी तो हवाओं की स्पीड क्या होगी, स्लो होगी। तो ये दक्षिण गोलार्ध में ज्यादा तेज चलती हैं। तो भैया 40 डिग्री पे गरजता चालीसा, 50 डिग्री पे प्रचंड पचासा कहा जाता है, 60 डिग्री पे क्या बोला, चीखता साठा। अब ऑप्शन की बात करते हैं, समुद्री तूफान बिल्कुल नहीं है। दक्षिणी गोलार्ध की पश्चिमी पवनें, देखो भैया दक्षिणी गोलार्ध की कौन सी पवनें हैं, पछुआ पवनें हैं। तो बिल्कुल ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ में आया, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो भैया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या भैया, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें कौन सी पवनें कहलाती हैं, मानसूनी पवनें, पछुआ पवनें, समुद्री पवनें और कौन सी व्यापारिक पवनें। देखिए फिर वही ग्लोब वाली बात आ जाती है यहाँ पे। फिर देखो भैया ग्लोब वाली हमने आपको अभी बताया, बीच में कितना डिग्री है भैया, 0 डिग्री। बीच में कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। बीच में अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे हमें, यहाँ पे 30 से 35 डिग्री होगा, फिर 60 से 65 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे ध्रुवों के पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने आपको बताया जो है पृथ्वी पे कितनी वायुदाब पेटियां होती है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और कितनी होती है 7, कुल कितनी वायुदाब पेटियां होती है 7। और बीच में कैसा प्रेशर होता है, यहाँ पे बीच में कैसा प्रेशर होता है, माफ कीजिएगा, बीच में कैसा प्रेशर होता है, अभी हमने आपको बताया कौन सा प्रेशर होता है भैया, लो प्रेशर। कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। और हमने आपको बताया ये जो बीच वाला इलाका है, बीच वाले इलाके को यहाँ पे कौन सी पवनें चलती हैं, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें हैं ये, व्यापारिक पवनें। कौन सी पवनें हैं, व्यापारिक पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं, व्यापारिक। और यहाँ पे कैसा प्रेशर बेल्ट होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा। यहाँ पे कैसा प्रेशर बेल्ट होगा, हाई प्रेशर बेल्ट होगा। अब देखिए इसमें पूछा क्या गया है, उच्च दाब से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनों को कहते हैं, उच्च दाब ये है, उच्च दाब से हवा चलेगी तो इधर चलेगी भैया, उच्च दाब से हवा चलेगी तो इधर चलेगी, क्योंकि जो हवाओं की गति होती है वह हमेशा हाई प्रेशर से किधर गति करता है, हवाओं की गति हमेशा हाई प्रेशर से किधर गति करता है भैया, लो प्रेशर की ओर गति करता है। तो ये हाई प्रेशर की हवा है, कहाँ गति करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी। कौन सी, किधर गति करेगी, ऊपर की ओर गति करेगी ना। तो और इधर की हवा किधर गति करेगी, इस साइड में गति करेगी। इधर की हवा किधर गति करेगी, इस साइड में गति करेगी। ऐसी तिरछी हवाएं क्यों होती हैं, क्योंकि कोरियोलिस बल काम करता है, क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो कोरियोलिस बल के कारण ये हवाएं सीधे ना चल के कैसे चलती है, तिरछे चलती हैं। तो अब देखो भैया इसमें हमने आपको बताया ये कौन सी पवन है, व्यापारिक पवन। ये सवाल को समझिए, उच्च दाब से, ये तो हाई प्रेशर हुआ, बिल्कुल सही है। उच्च दाब से किधर चलती है, भूमध्य रेखा। उच्च दाब से किधर चल रही है, भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली पवनें हैं। कौन सी पवनें हैं बताओ भैया, ये बीच में हमने बताया था, यहाँ पे कौन सी है, यहाँ पे पछुआ है, यहाँ पे कौन सी है, पछुआ, यहाँ पे कौन सी है, पूर्वा है, और यहाँ बीच में कौन सी है, व्यापारिक पवन है। तो कौन सी पवन हो जाएगी भैया, कौन सी पवन होगी, व्यापारिक पवन। समझ में आया, कौन सी पवन होगी, व्यापारिक। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी हो गया। स्क्रीनशॉट करना है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला सवाल क्या है आपका, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। देखिए यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे देशों के नाम दिए गए, यहाँ पे चक्रवातों के नाम जो है अलग अलग देशों में अलग अलग चक्रवातों के जो नाम होते हैं यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में जो हवा चलती है यहाँ पे लिख देते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवा को बोलते हैं विली विली। क्या बोलते हैं भैया, विली विली। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विली विली बोलते हैं। अगला देश कौन सा भैया, चीन है। तो चीन में जो हवा चलती है उसे बोलते हैं टाइफून। क्या बोलते हैं,
टाइफून, चीन में आने वाले चक्रवात को क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। इसके अलावा यूएसए बच रहा है भैया, यूएसए में जो आने वाली हवा है उसे बोलते हैं हरिकेन। क्या बोलते हैं इसको? हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। और भारत में क्या बोलते हैं? भारत में तो चक्रवात ही बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं भैया? चक्रवात ही बोलते हैं। भारत में क्या बोलते हैं? चक्रवात बोलते हैं। तो आइए अब इसको मिलान करते हैं, देखते हैं भैया। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली बोलते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली। यानी पहले का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चीन में क्या बोलते हैं? चीन में क्या बोलते हैं भैया? टाइफून बोलते हैं। दूसरे का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। भारत में क्या बोलते हैं? चक्रवात, यानी क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। डी यूएसए में क्या बोलते हैं भैया? हरिकेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरिकेन बोलते हैं। ये इसका मतलब 2 3 4 1, 2 3 4 1। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी। चलिए नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बैरोमीटर के पारे में अचानक गिरावट का सूचक है मौसम का साफ होना, तूफान, बर्फबारी या वर्षा। देखिए जो बैरोमीटर है इसके 3 सवाल ही पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा बैरोमीटर जो है, जो बैरोमीटर है इसमें आपको 3 सवाल पूछता है। कौन कौन से 3 सवाल पूछता है आपको? कहेगा पारे का अचानक नीचे गिरना, पारे में अचानक गिरावट। पारे में क्या है भैया? पारे में गिरावट। पारे में गिरावट क्या बोलेगा? पारे में गिरावट। और क्या बोलेगा अगला? आपसे कहेगा पारे में गिरावट हो गया, पारे का ऊपर चढ़ना, पारे का ऊपर आना, पारे का क्या होना? ऊपर आना। और आपसे पूछेगा पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना, पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना, धीरे धीरे गिरना, पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना क्या कहलाएगा? देखिए तो जो आपसे कहे पारे में अचानक गिरावट आना, तो पारे में अचानक गिरावट आना तो आंधी तूफान का संकेत होता है। किसका संकेत होता है भैया? आंधी तूफान का। किसका संकेत होगा? आंधी तूफान का संकेत होगा। किसका संकेत होगा? आंधी तूफान का संकेत होगा। ठीक है, चलिए अगर बात करें पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना, तो ये किसका संकेत होता है? मौसम साफ होने का। किसका संकेत होता है? ये मौसम साफ का संकेत होता है। किसका संकेत होता है? मौसम साफ का संकेत होता है। और अगर आपसे कभी कहता है कि पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना, तो ये क्या होता है? ये पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना मतलब वर्षा का होना। क्या होता है? वर्षा का होना। ठीक है, पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना यानी वर्षा होना। क्या होना? वर्षा होना। ठीक है, पारे का धीरे धीरे नीचे गिरना वर्षा होना, पारे का धीरे धीरे ऊपर चढ़ना मौसम का साफ होना, पारे का अचानक नीचे गिर जाना क्या होता है? आंधी तूफान। तो इसमें आपसे क्या पूछा है? पारे में अचानक गिरावट। तो अचानक गिरावट किसका संकेत होगा भैया? तूफान का संकेत होगा। वैसे भी तूफान क्या होते हैं? अचानक ही आते हैं। तो किस में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो भैया। ये लोग इसमें घूम रहे हैं यार। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना। अगला क्या भैया? कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है? अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए जो बादल होते हैं भैया, बादल पहली बात तो किस मंडल में पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में पाए जाएंगे। और ये बादल जो होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है पृथ्वी से कितना किलोमीटर होगा? एक तो होगा 2 किलोमीटर। कितनी ऊंचाई पे होगा? 2 किलोमीटर। एक तो होता है कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। एक कितना होता है? 12 किलोमीटर। अधिकतम कितने किलोमीटर तक होते हैं? 12 किलोमीटर। यानी जो सबसे नीचे होगा वही क्या करेगा? देखिए जो सबसे नीचे है इसका मतलब उसका घनत्व तो ज्यादा है। उसका घनत्व तो ज्यादा कब होगा? जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी। तो यानी जो नीचे वाले बादल होंगे उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होगी, यानी वर्षा भी वही क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें दो वर्षा करने वाले दो, हालांकि बादल तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन जो वर्षा करने वाले होते हैं वह 2 होते हैं। ठीक है, एक तो होता है कपासी वर्षी बादल। एक तो कौन सा होता है? कपासी वर्षी बादल। कपासी वर्षी। एक होता है भैया वर्षा स्तरीय बादल। कौन सा होता है? वर्षा स्तरीय होता है। कौन सा होता है? वर्षा स्तरीय होता है। तो देखिए जो कपासीय वर्षी बादल होता है यह मूसलाधार वर्षा करता है, यानी बहुत तेजी से वर्षा करता है। तो तेजी से वर्षा होती है, तेजी से वर्षा होती है। और जो आपका वर्षा स्तरीय होता है ये बारिश तो करता है लेकिन धीरे धीरे वर्षा करता है, तो धीमी वर्षा। इसमें क्या है भैया? धीमी वर्षा है। इसमें क्या है? धीमी वर्षा है। देखिए बादल तो बहुत सारे हैं लेकिन जो वर्षा करने वाले होते हैं वह मात्र 2 ही होते हैं। एक कपासी वर्षी, एक होता क्या भैया? वर्षा स्तरीय होता है। तो इसमें पूछा क्या है? अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है भैया? कौन सा हो जाएगा? कपासी वर्षी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कपासी वर्षी हो जाएगा। देखिए सबसे ऊंचाई पे बादल, सबसे ऊंचाई पे बादल कौन सा है? पच्छाव स्तरीय है। धीमी वर्षा किससे होती है? धीमी वर्षा किससे होती है? धीमी लेकिन लगातार वर्षा किससे होती है? वर्षा स्तरीय से। कपासी की बात करें, गोभी के फूल के समान बादल जो दिखते हैं उसे क्या बोलते हैं? कपासी। गोभी के फूल के समान, गोभी के
फूल के समान, गोभी के फूल के समान कौन से बादल दिखते हैं? तो याद रखना भैया कपासी। कौन सा बादल है? कपासी बादल। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और ये सभी बादल कौन से मंडल में पाए जाते हैं? बादल कौन से मंडल में होते हैं भैया? बादल कौन से मंडल में पाए जाते हैं? याद रखिए कौन से मंडल में पाए जाते हैं? क्षोभ मंडल। कौन से मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में होते हैं। कौन से मंडल में होते हैं? बादल कौन से मंडल में पाए जाएंगे? क्षोभ मंडल में। कौन से मंडल में? क्षोभ मंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल क्या है भैया? कौन सी वायुमंडल में अस्थाई गैस है? तो कौन सी अस्थाई गैस है भैया? तो देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रोजन और कौन से नियन। तो देखिए इसमें कौन सा भैया? नाइट्रोजन है। कौन सा है? नाइट्रोजन। इसमें कौन सी अस्थाई गैस है? तो अस्थाई गैस लिख लीजिएगा। कौन सा भैया? एक तो आपका ऑक्सीजन है। कौन सा है? ऑक्सीजन है। एक तो आपका कौन सा है? नाइट्रोजन। एक तो आपका कौन सा है? नाइट्रोजन। लगभग ये 21% के आसपास होता है। ये कितना होता है? लगभग 76% है। कितना है? 76% के आसपास पाई जाती है। तो ये कौन सी गैस है भैया? अस्थाई गैस है। बाकी जो गैस है वो क्या है? अस्थाई गैस है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हार्श अक्षांश का संबंध है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 23.5 डिग्री। देखिए भूमध्य रेखा हो गया, यहां पे ये 30 से 35 डिग्री हो गया, ये भी कितना हो गया? 30 से 35 डिग्री हो गया। देखिए इसमें कहा गया कि भैया हार्श अक्षांश, हार्श अक्षांश किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे जो हवाएं चलती हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से चलती है, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है, हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो एक बार जो है एक व्यापारी जो है नाव के द्वारा क्या करता है? इससे घोड़ों को लाद कर समुद्र के रास्ते जा रहा था, तो उसका जो है नाव गलती से भैया वो हाई प्रेशर जोन में आ जाता है। जब हाई प्रेशर जोन में आ गया तो उसकी नाव कैसे होगी? आगे पीछे होने लगी, इधर उधर होने लगेगी। उसको लगा कि जो घोड़े हैं, घोड़ों का वजन इतना ज्यादा है कि इसलिए हमारी जो नाव है इधर का उधर हो रही है। उसने क्या किया? जितने घोड़े थे सबको कहां फेंक दिया? सबको कहां पे फेंक दिया? समुद्र में फेंक दिया। तो समुद्र में फेंकने के बाद कुछ समय बाद उसकी जो नाव है इस क्षेत्र से निकल के फिर कहां जाती है? ऊपर वाले इलाके में आ जाती है। तो ऊपर का इलाका तो शांत होता है, तो ऊपर का इलाका अगर शांत होता है, ऊपर चली गई तो उसकी नाव फिर से अस्थिर हो गई। तो उसको लगा कि हमने घोड़ों को अगर नहीं फेंका होता तो हम आज मर जाते। तो उसने कितने डिग्री पे रेखाओं को, कितने डिग्री पे घोड़ों को फेंका था? 30 से 35 डिग्री पे। इसीलिए 30 डिग्री को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश या हार्श अक्षांश। इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं? हार्श से बोलते हैं, या अश्व अक्षांश आपको कहेगा। ठीक है, तो क्या बोलते हैं भैया? हार्श अक्षांश कहते हैं। इसीलिए 30 डिग्री का नाम, एक नाम और क्या बन जाता है भैया? हार्श अक्षांश बन जाता है। समझ में आया? चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, क्योंकि घोड़े फेंकने की घटना इसके आसपास में होती है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? हार्श अक्षांश हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन सा एल्बिडो का संबंध है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जक शक्ति और कौन सा भी है? वापसी की शक्ति। देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पृथ्वी हो गया। ये हमारी क्या हो गई? पृथ्वी हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई भैया? पृथ्वी हो गई। ये क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? हमारी पृथ्वी हो गई। ये हमारी पृथ्वी हो गई। यहां पे मान लेते हैं हमारा सन हो गया, यहां पे हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, यहां पे हमारा सन हो गया। क्या हो गया भैया? सन हो गया। अब जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश कहां तक आएगा भैया? सूर्य का प्रकाश कहां पे आएगा? पृथ्वी पे आएगा। सूर्य का प्रकाश कहां पे आएगा? पृथ्वी पे आएगा। समझिएगा ध्यान से, सूर्य का प्रकाश कहां आएगा? पृथ्वी तक आएगा। लेकिन ऐसा भी संभव है कि जब इसका सूर्य का प्रकाश ये सामने से आ रहा हो, जब ये सूर्य का प्रकाश सामने से आ रहा हो, तो हो सकता है इसके रास्ते में कौन पड़ जाए भैया? हो सकता है इसके रास्ते में कौन पड़ जाए? हो सकता है इसके रास्ते में कौन पड़ जाए? बादल पड़ जाए ना। सूर्य जब आ रहा था, सूर्य का प्रकाश जब आ रहा है, तो हो सकता है कि संभवता है कि इसके रास्ते में कौन पड़ जाए? बादल पड़ जाए। इसके रास्ते में कौन पड़ जाए? बादल पड़ जाए। तो देखिए इसके रास्ते में अगर बादल पड़ जाता है तो बादल क्या करता है? सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? कितने परसेंट को अवशोषित करता है? 35% को। बादल सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट अवशोषित करता है? 35%। कितना परसेंट अवशोषित करता है? 35। लेकिन क्या करता है वो क्या करता है भैया? वो करता है 14% को रिफ्लेक्ट कर देता है। कितने परसेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है? 14% को रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो 14% को रिफ्लेक्ट करता है इसी को हम बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। समझिएगा, ये कुल कितना परसेंट हो गया? टोटल ये इसको जोड़ेंगे कितना हो गया? 49। यानी टोटल 100% में से 35% तो बादल सोख लिया,
14% रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस चला गया, बचा कितना परसेंट, कितना परसेंट आ रहा है, 51% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है भैया, 51% कहां तक पहुंचता है, पृथ्वी तक। 51% जो पृथ्वी तक पहुंचता है इसी को बोलते हैं पृथ्वी का उष्मा बजट। इसी को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का उष्मा बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, पृथ्वी का उष्मा बजट कहा जाता है। पृथ्वी का क्या बोलते हैं, इसको उष्मा बजट कहा जाता है। समझ में आया, क्या बोलते हैं, पृथ्वी का उष्मा बजट। अब ध्यान समझिएगा, अगर ये सूर्य का प्रकाश इधर आ रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो ऊपर भी जाएगा, कुछ ना कुछ तो ऊपर भी निकल जाएगा, कुछ तो पृथ्वी अवशोषित कर लेगी, इसी तो गर्म रहती है। लेकिन हो सकता है भैया ये रास्ते में फिर क्या पड़ जाए, रास्ते में फिर क्या पड़ जाए, बादल पड़ जाए। तो ऐसा प्रकाश जो बादल रास्ते में पड़ जाएगा तो बादल उसको अवशोषित कर लेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये आगे की तरफ निकल जाए भैया, ये कहां निकल जाए, आगे की तरफ निकल जाए, ये आगे की तरफ निकल जाए। अब समझिए, सूर्य का प्रकाश तो दिन में लगातार आ रहा है, पृथ्वी गर्म है, लेकिन जैसे जैसे रात हो जाती है, रात होने के बाद सूर्य का प्रकाश आना तो बंद नहीं होता है, लेकिन ये जो उष्मा है उष्मा का जाना लगातार क्या होता है, चालू होता है। इसीलिए जब जैसे जैसे रात बढ़ती है, आप देखते हैं रात धीरे धीरे क्या होने लगती है, ठंडी होने लगती है। ठंडी के मौसम में आप ना महसूस किए होंगे, 7 बजे जब शाम होता है तो कम ठंडी रहती है, जैसे जैसे 1 बजेगा, 12, 1, 2, 3 वैसे वैसे और ठंडी की माहौल क्या होता है, ज्यादा होने लगता है। क्यों, क्योंकि ये उष्मा का आना तो बंद हो गया, लेकिन उष्मा का जाना बंद नहीं हुआ है। उष्मा का जाना बंद नहीं हुआ, इसी को हम बोलते हैं सूर्य ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सूर्य तप बोलते हैं जी। इस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, सूर्य तप बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा दिन की अपेक्षा रातें अधिक ठंडी क्यों होती हैं, तो सूर्य ताप के कारण। किसके कारण होती है, सूर्य ताप। पृथ्वी का उष्मा बजट कितना होता है, 51%। एल्बिडो कितना परसेंट होता है, 14%। ये बताओ भैया, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो यहां पे समझिए संचार शक्ति अवशोषित नहीं, अवशोषित तो है नहीं, उत्सर्जक उत्सर्जन भी नहीं कर रहा है। क्या भैया, वापसी की शक्ति को हम क्या बोलते हैं, देखिए इल्बिडो का संबंध किससे है, वापसी से है, यानी रिफ्लेक्शन से है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट करना होगा, स्क्रीनशॉट कर लो ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ना, अगला सवाल का भी, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहते हैं। अब देखिए इसमें कई सारे लोग गलती कर देते हैं। देखिए पृथ्वी का सुरक्षा कवच अगर कहा जाएगा, देख लीजिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच। देखिए क्योंकि ओजोन परत हमको क्या करता है, परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है। तो परावैंगनिक किरणों से रक्षा करता है तो एक कवच का काम करता है, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला, पृथ्वी का सुरक्षा कवच बोला। अमेजोन जंगल, पृथ्वी में सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन पहुंचाता है वो कौन पहुंचाता है, अमेजोन का जंगल, यानी हृदय। पृथ्वी का एक प्रकार से क्या है, फेफड़ा है, हृदय है ना। तो बताओ भैया, अमेजन को क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी का फेफड़ा। ध्यान समझिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं, अमेजोन जंगल को। और पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व, वाल्व में से क्या होता है, जब हम आपका साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल में जो हवा भरी जाती है तो उसकी जो हवा भरने वाली जो नली होती है उसको आप खोल देते हैं तो क्या होता है, वो हवा ऊपर अचानक से कहां निकल के आती है, ऊपर निकल के आती है ना। हवा कहां निकल के आती है, ऊपर, यानी उसके नीचे प्रेशर ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था। तो प्रेशर अगर ज्यादा था, अगर उसने हवा को ना निकाला होता तो हो सकता है उसका टायर क्या होता, फट जाता। इसी प्रकार से जब पृथ्वी के अंदर कोई चीज ज्यादा प्रेशर करने लगती है, मैग्मा ज्यादा प्रेशर करने लगता है, तो पृथ्वी की जो ऊपरी परत है जिसको हम भूपर्पटी बोलते हैं, उसको फाड़ के वह कहां निकल जाता है, ऊपर। और उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं भैया हम, ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। क्योंकि यह ये वाल्व की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बोला गया। क्या बोला गया इसको, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व बोला गया। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या बोला गया इसे, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहा गया। समझ लीजिएगा, पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व कहेगा तो अलग आंसर लगाना है, ज्वालामुखी को लगाना है। पृथ्वी का फेफड़ा कहेगा तो किसे लगाना है, अमेजोन जंगल को लगाना है। ओजोन परत को क्या कहते हैं भैया, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, तो ये आज आपके टॉप 10 भूगोल के जो हैं सवाल थे, ये आपके भूगोल के टॉप 10 सवाल थे भैया। ठीक है, क्लास देखिए कल की जो क्लास है आपकी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, आपको बहुत नई नई जानकारियां उसमें दी जाने वाली हैं। तो कल की क्लास के लिए ज़रूर आपका सहयोग चाहिए हमको। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।